हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज आपके सामने 15 क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, PYQ हैं। ये कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज इसी के साथ अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं, इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? तो विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 30 अक्टूबर को। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन, वार्डरोब शब्द दर्शाता है। तो ये जो वार्डरोब है ये शब्द क्या दर्शाता है? तो ये कपड़ों का संग्रह दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? कपड़ों का संग्रह। आंसर हमारा क्या आएगा? कपड़ों का संग्रह। इसमें कपड़ों को क्या करते हैं? हम सजा के रखते हैं, अच्छे से इसको डेकोरेट करके रखते हैं। तो ये शब्द कपड़ों का संग्रह दर्शाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो जब हम सिलाई करते हैं तो अपनी उंगली की रक्षा के लिए हम किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो हम थिम्बल का प्रयोग करते हैं, यानी कि अंगुस्तान का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम करते क्यों हैं? कि अगर हम जो है जब सिलाई कर रहे हैं तो सुई जो है अपनी उंगली को सुई से चुभने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? थिम्बल का यानी कि अंगुस्तान का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे उंगलियों की क्या होती है? रक्षा हो जाती है, उसमें सुई चुभती नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? थिम्बल का प्रयोग करते हैं। थिम्बल का प्रयोग करते हैं यानी कि अंगुस्तान का। तो आंसर हमारा क्या आ गया? थिम्बल। सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर जो हमारा है थिम्बल का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? तो जो हमारा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, परिवार को प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? प्लेटो तथा अरस्तू ने। किसने संबोधित किया है? प्लेटो तथा अरस्तू ने। प्लेटो तथा अरस्तू ने। तो परिवार को प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? प्लेटो तथा अरस्तू ने। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो प्रसव के उपरांत जो है शिशु की नाल को हमें कब काटना चाहिए? तो उसमें जो है जब स्पंदन रुक जाए तब हमें क्या करना चाहिए? शिशु की नाल को काटना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आएगा? उसमें जब स्पंदन रुक जाए। उसमें जब स्पंदन रुक जाए तब क्या करना चाहिए? हमें तब शिशु की नाल को काटना चाहिए। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, एक क्वेश्चन और पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो जब ये नाल छेदन यानी कि जब नाल काटना चाहिए तो शिशु की नाल को कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 4 इंच की दूरी पर। कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? तो 4 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, जन्म से पूर्व की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जो जन्म से पूर्व की अवस्था है इसे हम कितने भागों में बांटते हैं? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली कौन सी है? बीजावस्था है, दूसरी भ्रूणावस्था, तीसरी कौन सी है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन से? पहला जनरल पीरियड यानी कि जो है बीजावस्था, दूसरा कौन सा है? भ्रूणावस्था, एम्ब्रायो स्टेज, तीसरा कौन सा है? तीसरा है फीटस स्टेज यानी कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था।
ये अवस्थाएं कितनी है? तो ये अवस्थाएं 3 हैं। और ये अवस्थाएं कितने कितने दिन की है? तो बीजावस्था जो है ये जो गर्भाधान से ये 2 सप्ताह की अवस्था है, यानी कि इसको 0 से भी 2 सप्ताह कर सकते हैं। तो 0 से 2 सप्ताह की अवस्था क्या कहलाती है? जर्मिनल पीरियड है। और जो है तीसरे सप्ताह से 2 माह की अवस्था क्या कहलाती है? तो वो भ्रूणावस्था कहलाती है, यानी कि एम्ब्रायो स्टेज कहलाती है। और जो गर्भस्थ की अवस्था यानी कि फीटस स्टेज होती है, ये कितने माह से है? तो ये तीसरे माह से जो है ये जन्म तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो फीटस स्टेज यानी कि गर्भस्थ की अवस्था कहलाती है। तो ये अवस्थाएं जो है, प्रश्न हमारा क्या है? जन्म से पूर्व की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला जर्मिनल पीरियड, दूसरा है जो है एम्ब्रायो स्टेज, तीसरा क्या है? फीटस स्टेज। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो ये फैट यानी कि वसा के जो है पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो लाइपेज एंजाइम जो है वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि 1 ग्राम जो है फैट लेने से हमें कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा मिलती है? तो आंसर क्या आएगा? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और अगर यही कार्बोहाइड्रेट की बात होती है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से भी हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा भी मिलती है। तो अब हम इसको देख ले। हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो हमारा जो क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो हम क्या देखते हैं? ऑस्ट्रोमलेशिया देखते हैं, ऑस्टोपोरोसिस देखते हैं, बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है। और इसी रिकेट्स के अंतर्गत बोलेक्स हुआ, पिजन चेस्ट हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी के सभी जो है विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रिकेट्स हुआ, इसी के अंदर में क्या आता है? बोलेक्स, पिजन चेस्ट हुआ, ऑस्ट्रोमलेशिया, ये प्रौढ़ अवस्था में देखने को मिलता है। ऑस्टोपोरोसिस ये किस में देखने को मिलता है? तो वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। ये सभी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से ये सारे के सारे रोग क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। अब अगर हम देखें विटामिन डी का जो है हमें प्राकृतिक स्रोत विटामिन डी का कौन सा है? तो सबसे अच्छा विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। सबसे अच्छा विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। तो ये जो है कम प्रोटीन वाला आहार हम कब देते हैं? तो जो है ये पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को क्या करते हैं? रोगी को जो है हम कम प्रोटीन वाला आहार देते हैं। तो कब देते हैं? पीलिया रोग में। पीलिया रोग में जो हम क्या करते हैं? कम प्रोटीन वाला आहार देते हैं। क्योंकि जो है पीलिया रोग से हमारा कौन सा अंग ज्यादा इफेक्टेड होता है, कौन सा ज्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत हमारा क्या होता है? वो सबसे ज्यादा लीवर हमारा प्रभावित होता है। तो वो प्रोटीन का पाचन क्या करता है? अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता प्रोटीन को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े की लंबाई चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्र पर की जाने वाली परिचर्या है। तो कपड़े को वांछित लंबाई और चौड़ाई को जो है कपड़े की लंबाई चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए उस पर जो हम परिचर्या करते हैं वो क्या कहलाती है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? टेंटरिंग कहलाती है। कौन सी परिचर्या कहलाती है? टेंटरिंग। और अगर हम देखें ये टेंटरिंग कैसी परिचर्या है? टेंटरिंग जो है ये टेंटरिंग कैसी परिचर्या है? तो टेंटरिंग एक यांत्रिक परिचर्या है। ये क्या करता है? ये वस्त्रों की जो है ये कपड़ों की लंबाई चौड़ाई को जो है
अपने सही आकार में लाने के लिए उस पर जो है जो परिचर्या की जाती है वो क्या कहलाती है, तो टेम्परिंग कहलाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का दूसरा नाम है, तो यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया है कि जो है वाष्पन विरोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो वाष्पन विरोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा, विटामिन ई को। तो वाष्पन विरोधी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। कुछ तो भोज्य पदार्थ होते हैं जो रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं, कुछ तो हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कुछ तो जो है हमारे शरीर का जो है निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, कुछ शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थों में कौन सा भोज्य पदार्थ ऐसा है जिसे हम रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं, तो आंसर क्या आएगा, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो रक्षात्मक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। और अगर वहीं ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों को हम देखें तो कौन सा हमें ऊर्जा प्रदान करता है, किन भोज्य पदार्थों को लें, तो कार्बोहाइड्रेट हुआ और जो है वसा हुआ, इससे हमें क्या होता है, इससे हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है इसको खाने से। और जो एक है शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ कौन से हैं, तो वो प्रोटीन उसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो प्रोटीन जो है शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये शरीर को जो है जीवाणुओं से बचाना है। WBC का कार्य क्या है, शरीर को जीवाणुओं से बचाना है, इसका मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य क्या है WBC का, तो शरीर से जो है शरीर को जो है जीवाणुओं से बचाना है। ये भी क्वेश्चन आपका PGT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने जो जितने भी ये क्वेश्चन थे अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे तो ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है आपके सामने पड़े होंगे, ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर को जीवाणुओं से बचाना है। और अगर हम यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जो है अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है, तो WBC का यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है, तो आंसर क्या आएगा, ल्यूकेमिया कहलाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को साफ करने की विधि है, तो कपास को साफ करने की कौन सी विधि है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ये जो कपास को साफ करने की जो विधि है उसे हम गिनिंग कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो गिनिंग प्रोसेस कहलाती है। और अगर हम थोड़ा सा कॉटन के बारे में देखें, कपास के बारे में, तो कपास कैसा पौधा है, तो कपास जो है वो एक वर्षीय पौधा है। कपास जो है इसे कैसी जो है जलवायु उपयुक्त होती है इसके लिए, तो कपास के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है और इसे 200 गर्म दिनों की आवश्यकता होती है। कपास के लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास के लिए जो है काली मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा हुआ है कि किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, तो किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, रुई की जो है रुई के लिए हम क्या करते हैं, ओटाई की आवश्यकता होती है। तो आंसर इसका क्या है, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, तो आंसर हमारा आएगा रुई के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था, तो गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था, तो आंसर क्या आएगा, बुनियादी शिक्षा का। गांधी जी ने किस शिक्षा का प्रारंभ किया था, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किया था। बुनियादी शिक्षा का। तो ये आज 15 क्वेश्चंस थे, आज हमने इस पर डिस्कस किया है। तो इन क्वेश्चंस को आई होप आपको समझ में आया होगा, आप लोग सॉल्व किए होंगे तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।